Hi everyone, so today's topic is Mendel's tri-hybrid cross. So Mendel tri-hybrid cross, it involves three characters. डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर्स इन्वॉल्व थे, मोनोहाइब्रिड में एक करेक्टर इन्वॉल्व था. ट्राई हाइब्रिड जैसे कि नाम से पता चलता है, ट्राई का मतलब थ्री, सो इट इन्वॉल्व्स थ्री करेक्टर्स. जो थ्री करेक्टर्स होंगे वो थ्री पेयर होंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के, थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. सो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या थी? जो एक दूसरे के अपोजिट थी, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट. सो जो रिजल्ट था इन क्रॉसेस का वो समवट डिफिकल्ट है, उसको एनालाइज करना एक तरह से डिफिकल्ट है, बट इनको एक सिंपल मेथड से एनालाइज कर सकते हैं. इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होंगे, मेंडल्स ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होंगे वो होंगे, फर्स्ट होगा प्रिंसिपल ऑफ segregation and second one independent assortment. सो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ये प्योर डोमिनेंट ट्रेड्स थी एंड दिस वन प्योर रिसेसिव ट्रेट. सो अगर हमें अब गैमेट्स एनालाइज करने हैं तो यहाँ से गैमेट्स सेम ही बनेंगे, यहाँ से आफ्टर फ्यूजन ये. सो उसके बाद सेल्फिंग होगी, सेल्फिंग में मेल पार्ट क्रॉस विद फीमेल पार्ट. सो अब गैमेट्स जो फॉर्म होंगे, गैमेट्स को ईजिली फॉर्म करने का एक तरीका है. सो गैमेट्स को ईजिली फॉर्म करने के लिए हमें पहले दो जो ट्रेट हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वो लेने हैं. सो फर्स्ट ए, सेकेंड ये. इसके बाद इनको सिंपली पुट करना है ऐसे ही इसके केस में. सो यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे, फर्स्टली ये पॉइंट ए बी सी, सेकेंडली ए बी एंड स्मॉल सी. उसके बाद ए के साथ देन ए के साथ, तो फोर गैमेट्स यहाँ से बने. फिर उसके बाद सो ये सिंपल तरीका है जिससे गैमेट्स फॉर्म, जितने गैमेट्स फॉर्म हैं एक उसमें एनालाइज किया जा सकता है. फिर देन इन्हें प्यूनेट स्क्वायर में डाल के जो रिजल्ट है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है. बट फर्स्टली अगर एग्जाम के पर्पज से देखे या फिर वैसे भी, सो कभी भी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को नहीं पूछा जाता जस्ट गैमेट्स कि कितने गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो पूछा जाता है. मोस्टली जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का, उसके बारे में पूछा जाता है और कौन सा लव उसको प्रूव करता है. सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मोनो डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रूव करता है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस प्रूव करता है. सो अगर पेपर में आता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कौन सा जो क्रॉस है वो प्रूव करता है,
सो उसके लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करते हैं, ना कि ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। सो नेक्स्ट आता है समरी ऑफ मेंडल हाइपोथेसिस, कि जो भी हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या हमने एनालाइज किया। सो समरी ऑफ मेंडल हाइपोथेसिस में फर्स्ट है कि जो ईच ट्रेट है, एक ऑर्गेनिज्म की जो भी ट्रेट है वो पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होती है। सो ईच ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ अलील्स। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जो भी ट्रेट है वो पेयर ऑफ अलील्स उन्हें कंट्रोल करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो अनलाइक अलील्स प्रेजेंट होंगे एक गिवन ट्रेट के। अनलाइक मतलब जो अलील है वो कंट्रास्टिंग प्रेजेंट होंगे। इफ वन इज डोमिनेंट देन अदर वन इज रिसेसिव। So dominant allele, recessive allele. So in an organism having two unlike alleles for a given trait, one may express dominant and the second one is it doesn't express itself. थर्ड उसके बाद आता है जो अलील्स है वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जो कौन सा लॉ प्रूव करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो अलील्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली। मतलब कि वेराई कर सकता है कैपिटल टी के साथ, स्मॉल आर भी आ सकता है, ठीक है। तो वेराई करता है, जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट के साथ एक डोमिनेंट ही प्रेजेंट होगा या एक रिसेसिव के साथ एक डोमिनेंट प्रेजेंट होगा। सो ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होंगे, वो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद आता है जो अलील है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे और उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। सो अलील्स जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो अनचेंजिंग यूनिट है। allele is an unchanging unit। उसके बाद आता है जो ऑर्गेनिज्म है जो इनहेरिट करते हैं वन अलील फ्रॉम ईच स्टेट फ्रॉम ईच पेरेंट। सो एक ऑर्गेनिज्म एक अलील को मेल से मतलब फादर से इनहेरिट करता है एंड सेकेंड अलील को मदर से। सो अब डिपेंड करता है फादर से कौन सा मिला है उसको और मेल से कौन सा मिला है। अगर फादर से रिसेसिव आता है और मदर से डोमिनेंट आता है तो क्या होगा? हाइब्रिड टोल होगा। ऐसे ही और कंडीशंस है। उसके बाद आता है रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, कि मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन थे। फर्स्टली जो मेंडल थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्लांट पे जो प्लांट चूज किया था डेट वाज गार्डन पी। सो गार्डन पी उन्होंने प्लांट चूज किया। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2 years स्पेंड किए कि इसकी जो प्लांट की प्योर ट्रेट है वो उन्हें मिल जाए, उसको असर्टेन करने के लिए। सो मेंडल ने गार्डन पी को चूज किया। वो एक रीजन था जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली अपने एक्सपेरिमेंट से। सेकेंडली मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स को चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए। ट्रू ब्रीडिंग मतलब कि या तो ये ट्रेट कैरी कर रहे हैं या ये ट्रेट, तो 7 में वेराई कर सकते हैं। इट कैन बी दिस एंड आल्सो दिस। सो अलग अलग ट्रेट उन्होंने ली बट ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स ली। थर्डली उन्होंने एक टाइम पे एक सिंगल ट्रेट को स्टडी किया। एक टाइम पे उन्होंने एक सिंगल ट्रेट को स्टडी किया जिसकी कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी। सो इस तरह से वो अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी उनको सिंप्लीफाई वे में ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद आता है उन्होंने एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी उनका, जिसकी वजह से वो बहुत सारे नंबर ऑफ क्रॉसेस एंड लॉ इंट्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद आता है उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया था वो उन्होंने स्टैटिकल मेथड से और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रूव किया।
प्रोबेबिलिटी क्या था, इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉ, इफ़ यू फ्लिक ए कॉइन इट कैन बी हेड और इट कैन बी ए टेल। सो उस बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो स्टैटिस्टिकल मेथड से अपना जो डाटा था उसको एनालाइज किया। उसके बाद उन्होंने थ्योरेटिकल बेसिस के अलावा मैथमेटिकल अप्रोच भी रखी। ये उनकी 6th फाइंडिंग थी जो कुछ ना कुछ 5 में ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। सो उसके बाद 7th आता है कि वो लकी थे कि उन्होंने 7 पर्टिकुलर ट्रेड्स, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को चूज किया पी के, जो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, और वो जो सेग्रीगेट हो रहे थे सेम वे एज अ क्रोमोसोम देमसेल्व्स, कि जैसे जैसे क्रोमोसोम अलग हो रहे थे वैसे वैसे वो जीन्स भी अलग हो रहे थे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।